का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हम बात कर लेते हैं इग्नू का जो थर्ड ईयर का कोड है, पॉलिटिकल ऑनर्स का कोड है बीपीएससी 112, यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन फेज 1। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। बेसिकली अगर मैं बात किया जाए तो ये आपका ब्राह्मणी की जो है आपका चैप्टर है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर पर्टिकुलर सेशन को अटेंड करके अपने बेस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हैं एग्जाम के लिए, इनकमिंग एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो स्टूडेंट्स हमारे सेशन में तो ब्राह्मणी की इकाई हमारा फर्स्ट है। तो हम इसके 1.1 यानी कि 1.0 के बारे में डिस्कस करेंगे। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है। इस इकाई का उद्देश्य ब्राह्मणी परंपराओं और विचारधाराओं को बेहतर तरीके से एनालिसिस करना ही इसका मुख्य या मोटिव या फिर उद्देश्य है, जिसमें ब्राह्मण व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना यानी कि जो है आपका डेफिनेशन के रूप में देखा जाता है। देखिए, जो ब्राह्मणी की विचारधारा थी वो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो वो वेदों, जिसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से उत्पन्न हुआ एक श्रृंखला था, जिसका अंतर्गत बात किया जाए तो यहाँ पर अलग अलग जो वेद हमारे 4 प्रकार के थे, उनके पुरातात्विक व्यवस्था, उनके दर्शन, उनके उपनिषदों तथा उनके संहिता और ब्राह्मण व्यवस्था का स्वरूप इस सेशन में देखने को मिलता है, इस चैप्टर में देखने को मिलता है। तथा अर्थव्यवस्था, जिस तरीके से कौटिल्य द्वारा सहित नीति शास्त्र तथा सुक्रू नीति जैसे व्यवस्थाओं का स्वरूप भी यहाँ पे देखने को मिला, और किस तरीके से हमारे ब्राह्मणिक परिवार में इनके विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए हमारी स्वतंत्रता का स्वरूप देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स 1.2 प्रगति संबंधित समस्याएं। देखिए, प्रगति संबंधित समस्याओं का सबसे बड़ा उल्लेख हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणिक परंपराएं थी ना, वो स्पष्ट रूप से हमारे ग्रंथों के अवधि या फिर ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का स्वरूप जो लंबे समय से उपलब्ध नहीं था, ये देखने को मिलता है। क्योंकि पहले लोग शिक्षित नहीं थे, तो सारी जानकारी हमें हमारे ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज नहीं देखने को मिलती, जिसके कारण हमारा कुछ भाग्य अभी भी ऐसा है कि हम जिन्हें समझ नहीं पा रहे, अनभिज्ञ हैं, या फिर उसे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसी कारण से हमारे महाभारत के अनुसार जो अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महाभारत का जो युद्ध व्यवस्थाओं का स्वरूप हुआ था, वो किस तरीके से हुआ, रामायण का युद्ध किस तरीके से वो पुरातात्विक स्वरूप में हमारे एक बोल सकते हैं ग्रंथ के रूप में, हमारे गीता के रूप में भी देखने को मिलता है। तो इन ग्रंथों का पूर्ण रूप से ऐतिहासिक साक्ष्य व्यवस्थाओं का स्वरूप जो है इन लेखक करता है, जैसे कि श्री वाल्मीकि जैसे महान कृतांगनी व्यवस्था का जिन्होंने रामायण की रचना की। ठीक है, तो इस स्थिति में राजनीतिक शास्त्र का भी उसमें किस तरीके से उन्होंने बताया कि राजनीति किस तरीके से की जाती थी, ब्राह्मणों का उस समय स्वरूप क्या था, उनके अर्थशास्त्र नीति किस तरीके से थी, लोक शिक्षा व्यवस्थाओं का कैसा स्वरूप था, ये सारी बातें इस समस्याओं का स्वरूप देखने को मिलता है। अब आ जाता है 1.3 बुनियादी अवधारणाएं, यानी कि बोल सकते हो बेसिकली अगर बात की जाए भारतीय विचारधाराओं के रूप में जो हमारे राजनीतिक दर्शन का स्वरूप था, वो बहुत ही मार्मिक तथा बोल सकते हो लुभाविक तरीके का देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे लेखकों का जो स्वरूप होता है वो पुरातात्विक ज्ञानों का स्रोत के रूप में देखा जाता है, और इसी कारण से यहाँ पे ज्ञान के स्रोत के रूप में जो वेद है यहाँ पर देखने को मिला। तो सर्वश्रेष्ठ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से रामायण में राम जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बोल सकते हो वेद व्यवस्थाओं का स्वरूप जो है ऋषि मुनियों से ज्ञान अर्जित किया, तो उस समय क्या है, आज जैसे टीचर है वैसे पहले उस समय गुरु थे। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बोल सकते हो कि गुरुओं का स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे अर्थशास्त्र का विधाता जो है कौटिल्य को माना जाता है, राज्य व्यवस्था का निर्माण व्यवस्था उन्हें ही माना जाता है, वार्ता की व्यवस्था भी उन्हें ही माना जाता है, दंडित करने की व्यवस्था उनके द्वारा लागू किया गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद ब्राह्मण व्यवस्था, ब्रह्मा जो है आपका वैदिक राजनीतिक दर्शन का रूप में शैव व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है, जहाँ पर मार्टियन होंग के अनुसार, यानी कि मार्टियन होंग के अनुसार ब्राह्मण प्रार्थना की प्रतीक है, यानी कि जो ब्राह्मण है वो एक प्रार्थना का प्रतीक है। जैसे कि ब्राह्मण के बिना किसी भी प्रकार का पूजा पाठ जो है असंभव तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि ब्राह्मण इट मीन्स पंडित जी। ठीक है, तो ड्यूसेन के अनुसार जी ब्राह्मण शब्द का जो है मानव परपत्व व्यवस्था में
परमत्व व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है, जो प्रयास की बुनियाद है। और वैदिक काल के ब्राह्मणिक परिवार के रूप में जो मानव प्रकृति का जो शरीर है वो आत्मा का जो मिलन करता है वो केवल ब्राह्मणों से संपन्न हो पाता है। तो ये सारी बातें। उसके बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब जो है आपका बोल सकते हो कि यहाँ पर शक्ति व्यवस्था का प्रचंड अवस्था देखने को मिलता है। ऋग्वेद के बाद जो है साहित्य व्यवस्थाओं का जो स्वरूप देखने को मिला, ये क्षत्रिय व्यवस्था का देखने को मिला, जहाँ पर ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों का स्वरूप देखने को मिलता था। किस तरीके से वो उनके रक्षा के लिए अपने आप को क्षत्रिय होते हुए उनकी रक्षा किया करते थे। उसके बाद मनुष्य व्यक्ति आए। उसके बाद व्यक्ति जो आने के बाद आत्मीयता व्यवस्था का, प्राकृतिक व्यवस्था का, मनुष्य जो है केवल सामाजिक और राजनीतिक प्राणी माना जाता था, बल्कि सबसे बड़ा एकमात्र ऐसा अनिवार्य व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता था जो कि ज्योति का प्रतीक था और ईश्वर का प्रतीक माना जाता है मनुष्य को। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है जीवन के 4 लक्ष्य। जीवन के 4 लक्ष्य जिसमें आपका बोल सकते हो कर्तव्य, ईमानदारी और पालन, अर्थ, धन, संपत्ति के अनुसार जो है सांसारिक मोह माया, इच्छा, इन सभी का त्याग करना ही जीवन का मात्र लक्ष्य माना जाता है, जो ब्राह्मणों के रूप में देखा जाता है। उसके बाद धर्म की व्यवस्था। देखिए, ब्राह्मणिक दर्शन के अनुसार धर्म सबसे व्यापक अवधारणाओं का एक स्वरूप है, जिसमें अगर बात की जाए तो अंग्रेजी पर्याय रेटिजल लैटिन शब्द जो है यहाँ पर देखने को मिला, जिसका अर्थ बांधना। ठीक है, निष्कर्ष के अनुसार जो धर्म है इंसान को बांधे रखता है, जबकि धर्म का अर्थ अपनी जीवन का एक तरीका है जो कि पूर्ण रूप से देखने को मिलता है कि हम अपने आज़ादी अनुसार, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार हम मुक्त होकर सभी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सके, वो हमारा धर्म कहलाता है। धर्म में शामिल इसकी व्यवस्थाओं का जो स्वरूप है, हम स्वयं अपने इच्छा अनुसार, अपने चक्र अनुसार, अपनी नैतिकता अनुसार इसकी व्यवस्थाओं का स्वरूप देख सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अगर बात किया जाए तो स्थानों पर जो अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक धर्म व्यवस्थाओं का स्वरूप है वो कहीं ना कहीं हमारा स्पष्टता रूप में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो हमारा अगला टॉपिक है अर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, अर्थ आप लोग जानते होंगे कि अर्थ का मतलब ही होता है कि उस समय ब्राह्मणों का लिए अर्थ क्या है। राजा जीवन के 3 कार्यों में से जिसमें दान, धन, सौंदर्य की इच्छा का त्याग और सम्मान करना ही अर्थ कहलाता है। यानी कि जो जीवन है उसका सही अर्थ क्या है, हम एक दान, धन और सौंदर्य इच्छा का त्याग करके इन सभी का सम्मान करना ही हमारा लिए अर्थ कहलाता है। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं में इनका बहुत ही चर्चित अवस्था रहा है। धन के बराबर जो है व्यापार व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है, व्यक्ति स्थिति देखने को मिलती है। उसके बाद काम, सांसारिक सुखों और सौंदर्य और यौन इच्छाओं का आवश्यकताओं से महसूस करते हुए एक व्यक्ति तीसरी आकांक्षाओं के रूप में जो है काम को माना जाता है, जो कि कौटिल्य के अर्थ में राज्य क्षेत्र की बढ़ावा देना इत्यादि मोक्ष व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। भारतीय देखिए, मोक्ष यानी कि बोल सकते हो अटैचमेंट। जैसे कि बात की जाए अटैचमेंट होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, यानी कि बोल सकते हो कि हम अब मुक्त हो चुके। भारतीय परंपराओं के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जीवित रहने के बाद ही, यानी कि मरण आफ्टर डेथ के बाद ही देखने को मिलता है कि मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब होता है पुनर्जन्म की जो चक्र है वो चलते रहता है, लगातार घूमते रहता है, इसी को हम मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं। उसके बाद वर्ण समाज का 4 प्रमुख वर्गों का एक स्वरूप है, जिसमें आपका बोल सकते हो कर्तव्य का चयन करना, अपनाना, दर्शन और बोल सकते हो अनुशासन, क्षमताओं का प्रयोग करना तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारोबार को संभालना ही वर्ण कहलाता है। तो यह हमारा क्षत्रिय जीवन का एक आवश्यकताओं का दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम अपने कर्तव्य के शिल्प, व्यापार और वैश्य व्यवस्थाओं का स्वरूप अपनाते हुए अपने समाज में आगे लगातार बढ़ते रहे। महाभारत और रामायण जैसे दोनों प्राथमिकताओं का एक ही मात्र कर्म था कि समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना जिसमें अत्याचार के खिलाफ शस्त्र अपनों के खिलाफ ही उठाना चाहिए। ये बताया गया है कि अगर अपने ही गलत हो तो उन्हें पहले समझाना और ना समझे तो उनके खिलाफ शस्त्र उठाना, ये धर्म कहलाता है। तो ये हमारे रामायण और महाभारत का एकमात्र ही ज्ञान की व्यवस्था देखने को मिलती है।
अब बात कर लीजिए आश्रम। देखिए आश्रम की बात की जाए, आश्रम शब्द जो है श्रम धातु से बना है जिसका अर्थ होता है परिश्रम। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि एक स्थान जहाँ की व्यक्ति परिश्रम कर सकता है उसी को आश्रम कहा जाता है। ठीक है, और ब्राह्मण व्यवस्थाओं का, ब्रह्मचार्य व्यवस्थाओं का जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण आश्रम का स्वरूप है। आश्रम संख्या का 4 है। ब्रह्मचर्य यानी कि छात्र जीवन, गृहस्थ यानी कि गृहस्थ और वैवाहिक जीवन, ठीक है, और वानपंथ घरेलू जिम्मेदारियों का लगातार त्याग करना, यह हमारा आश्रम कहलाता है। कर्तव्य और अधिकार, कर्तव्य यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर ड्यूटीज़ या फिर अधिकार राइट्स। देखिए जॉन लॉक के अनुसार माना जाता है कि कुछ प्राकृतिक अधिकार जो है हमारे जन्मजात से ही प्राप्त हो जाते हैं, जन्मजात से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात बोल लिया जाए तो आपने देखा होगा कि पहले किसी भी स्थान पर आने जाने की व्यवस्था नहीं देखी जाती थी, लेकिन मनुष्य अगर जन्म लिया तो उसे पानी का तो चलो ब्राह्मणों के रूप में जो है उसे वंचित कर दिया गया था छुआछूत वाले जातियों पर, लेकिन वायु, धरती पर रहना, ये सभी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता था। तो ये बात बोला जा रहा है। अब वार्ता, वार्ता देखिए, वार्ता यानी कि बोल सकते हो कि बातचीत करने की प्रक्रिया, जिसमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, क्योंकि वार्ता जो है हमारे उत्पन्न धातु और आजीविका और पशुपालन इत्यादि और व्यापारिक व्यवस्थाओं का स्वरूप, जिसमें हम अपने इन सभी चीज़ों के लिए किसी से तर्क वितर्क कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं और उसके प्रति जो है अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा वार्ता कहलाता है। हम तभी ये कर सकते हैं जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो या फिर हमें अर्थशास्त्र का नॉलेज हो। अब हमारा आ जाता है दंड। देखिए दंड जो है राजा द्वारा दिया गया एक आधिकारिक व्यवस्थाओं का स्वरूप है, जिसमें अगर कोई भी अपराधी किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो इसी स्थिति में ये क्यों किया जाता है, ताकि इंसानों को गलती करने से पहले इंसान उसके बारे में सोचे, देन उसका बोल सकते हो प्रायश्चित कर सके, इसलिए दंड का प्रावधान है। उसके बाद राजनीतिक विचारकों और राजनीति का विकास जो है, हमारे राजनीतिक विचार का जो स्वरूप है, राजनीतिक विचार प्रारंभिक व्यवस्थाओं का शुरुआत जो है वो वैदिक साहित्य का खोज करता है और ऋग्वेद में राजनीतिक शास्त्र संस्थाओं और सभाओं समितियों का महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है। महाभारत जैसे शांति पर्व में राजधर्म, राजस्व और प्रशासन, कराधान इत्यादि व्यवस्थाओं का स्वरूप है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य जो है परिपूर्ण सिद्धांत के 3 व्यापक विषयों का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें आपका पहली, छठी, 8वीं पुस्तक के राजस्व का सिद्धांत और ऋषि, राजा और गतिविधियों का कार्य देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं राजतव की उत्पत्ति। देखिए राजतव की उत्पत्ति जो है महाभारत का शांति पर्व जो है यहाँ पर मनु परंपराओं के तहत जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम ब्राह्मण व्यवस्थाओं का शांति को भेजना, जैसे श्री कृष्ण जो है बोल सकते हो दुर्योधन के प्रति जो है शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे कि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया। तो ये सारी बात बताया जा रहा है। उसके बाद राज्य और सरकार का विकास। देखिए वंश और जनजाति जो आधारित सामाजिक और राजस्व व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। और संगठित व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में जो है महाजनों की व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, मगध और मौर्य व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें आपका सरकार कैसे चलाया जाता है, राज्य कैसे निर्माण किया जाता है। राज्य के तत्व की बात कर ली जाए तो आवश्यकता अनुसार तत्व स्वामी यानी कि संप्रभुत्व राज्य यानी कि अमात्य यानी कि मंत्री। अब देखिए राज्य चलाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, सेनापति होना चाहिए, एक बोल सकते हो किला होना चाहिए, कोषागार होना चाहिए, शस्त्र सेना होना चाहिए, मित्र यानी कि सहयोगी होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, राजा होना चाहिए। डेट्स इट। राज्य का उद्देश्य, राजा को अपनी प्रजा हमेशा ही सशक्त करनी चाहिए और उसकी सेवा में हमेशा उसे लीन रहना चाहिए और उसके लिए ही उसको अपनी राजभार चलानी चाहिए। इसी बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य का मतलब एक जैसा उद्देश्य यानी कि सभी प्रकार से अधिकार को प्राप्ति हो और उसके प्रति जो है वो हमेशा स्वरूप में निष्ठावान तरीके से अपने राज्य व्यवस्थाओं को पालन पोषण करे और उसको चलाने का प्रयास करे। उसके बाद कानून और न्याय शास्त्र। कानून और न्याय शास्त्र की बात की जाए तो मनु स्मृति के अनुसार मनु का कानूनी ग्रंथ और राज्य का कानूनी विशेषज्ञ न्यायिक सलाहकार के रूप में संदर्भित करता है, जिसमें आपका न्यायिक प्रशासन के राजा के
तर्क संगत जो है जोड़ने का प्रयास करता है। और इसी कारण से कौटिल्य ने अपने कानूनी विवाद को हल के लिए जो है 4 स्रोतों में विभाजित किया, जैसे धर्म, व्यवहार, संस्था और राजशासन। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रशासन। देखिए प्रशासन जो है शासन चलाने की प्रक्रिया में व्यवस्थाओं का जो स्वरूप, जिसमें आपका कानून व्यवस्था का निर्माण किया जाता है और निर्माण जिनके द्वारा किया जाता है उन्हीं को प्रशासन का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें राजतंत्र जो है देखने को मिलता है, कुलीन तंत्र देखने को मिलता है, गणतंत्र देखने को मिलता है। ये सारी क्या है, हमारी प्रशासन का एक बोल सकते हो अंग माना जाता है। उसके बाद कराधान की सिद्धांत है। तो ये कराधान का सिद्धांत जो है भारतीय विचारधाराओं का कराधान का सिद्धांत जो है, कराधान आमतौर पर एक स्थानीय रीति रिवाज का परंपराओं का स्वरूप है, इसमें हालांकि आज इस समय का कोई स्वरूप नहीं देखने को मिलता। प्राचीन भारतीय राज्य केवल इसके अंतर्गत ही कार्य करते थे। उसके बाद अंतर्राज्यीय संबंध। देखिए विदेशी मामलों के रूप में देखा जाए तो ब्राह्मणी साहित्य का जो स्वरूप है, हमारे ग्रंथीय हैं, वो बहुत ही पुरातात्विक और तथा बोल सकते हो कि व्यवस्थित रूप में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो साक्ष्य व्यवस्थाओं का स्वरूप है ना, उस साक्ष्य व्यवस्थाओं का स्वरूप से हमें पता चला है कि हमारी रणनीति तथा हमारे खोज परख का जो हमारी रीति रिवाज है वो बेहद ही मार्मिक तरीके से देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हमारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद ब्राह्मणिक सीमाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ग्रंथों की उत्पत्ति, वेदों का निर्माण तथा इस तरीके के स्वरूप देखने को मिलता है। ब्राह्मणिक परंपराओं का प्रति जो है प्रतिक्रिया जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म का स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे कि बौद्ध धर्म के निर्माता गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत जो है बुद्ध की व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है, और बुद्ध के जो है बौद्धिक कहलाए और जैन धर्म के मानने वाले लोग जैनिनीय कहलाए। तो ये सारी व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। उसके बाद इस्लामिक यानी कि इस्लाम धर्म की व्यवस्थाओं का स्वरूप भी देखने को मिलता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आ जाता है 1.8 संदर्भ। देखिए संदर्भ की बात की जाए तो हमारा संदर्भ यानी कि कॉन्क्लूजन होता है, यानी कि समरी होता है। इस पूरे चैप्टर में हमने ब्राह्मणिक व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिला, जिसके अंतर्गत हमने कौटिल्य जैसे राजनीतिज्ञ और रामायण और महाभारत जैसे उदाहरणों का, गीता जैसे बोल सकते हो कि पाठक व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिला, वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसे भूमिकाओं का भी स्वरूप देखने को मिला। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने भारतीय राजनीतिक स्तर को देखने का प्रयास किया। तो इसके साथ साथ ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर होता है। और स्टूडेंट्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं अपलोड कर चुका, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर अपने पूरे सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।